हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो भाई बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी, बट लास्टली आपको कुछ फैक्टर्स पढ़ने होंगे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। प्रोसेस आप समझ चुके हो। नाउ व्हाट यू नीड टू लर्न आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट इज photosynthesis. So there are two type of factor which affect the photosynthesis. Number one, internal factor which are known as plant factor, and number two, external factor. तो इंटरनल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो मतलब प्लांट के अपने खुद के फैक्टर्स, जैसे कि नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। लीव्स कैसी हैं, मीजोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। तो मतलब सबसे पहले तो लीव्स का ओरिएंटेशन कैसा है, शेप कैसा है, उनकी एज क्या है। अब जब लीफ में सब कुछ ठीक ठाक है तो पता चला मीजोफिल सेल्स का नंबर ही कम है उसमें। फिर मीजोफिल सेल्स भी अगर ठीक ठाक हैं तो पता चल रहा है मीजोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो ही ठीक नहीं है। तो ऑल दीज आर द इंटरनल फैक्टर। सेकेंड, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, प्लांट की अपनी CO2 कंसंट्रेशन क्या है। एंड लास्टली, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। आप ऐसे समझ सकते हो प्लांट फैक्टर्स के बारे में कि प्लांट फैक्टर्स में हमारा कोई भी रोल नहीं है। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि प्लांट के अंदर कितना क्लोरोफिल है या कितना होना चाहिए, कम है तो मैं दे देता हूँ, आप ये सब नहीं कर सकते। प्लांट के अंदर जितना क्लोरोफिल है उतना ही रहेगा और जितना फोटोसिंथेसिस उस क्लोरोफिल से हो पा रहा है उतना ही चलेगा। आप मीजोफिल सेल्स या क्लोरोप्लास्ट का नंबर इंक्रीज नहीं करवा सकते। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिफर्ड टू एज इंटरनल और द प्लांट फैक्टर. What are the second type of factors which affect photosynthesis? That are external factor. The external factors include sunlight, temperature, carbon dioxide concentration and water. So these four factors are the external factor which affect photosynthesis. There is a point, there is a note about plant factor or the internal factor. प्लांट फैक्टर और इंटरनल फैक्टर अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फिर कौन कंट्रोल कर सकता है, कौन कर सकता है। तो प्लांट फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। किस पर डिपेंड करते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट कितना ग्रो कर रहा है एंड प्लांट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है। प्लांट फैक्टर्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज टू फैक्टर्स। ओके, एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो हम उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं और वह हमारे हाथ में भी है। क्या क्या है एक्सटर्नल फैक्टर? सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ एवरीथिंग अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर मैं क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? बिकॉज इंटरनल फैक्टर्स की डिटेल स्टडी आपको दी हुई है NCERT के चैप्टर नंबर 13 में। तो अभी हम 11 पढ़ रहे हैं, फिर 12 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर नंबर 13 देखेंगे जिसमें आपको इंटरनल फैक्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम डिटेल स्टडी करते हैं अबाउट एवरीथिंग अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ने से पहले हम एक लॉ पढ़ते हैं और वो लॉ क्या है? ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। इट वॉज गिवन इन 1905। अब क्या बोला था भैया ब्लैकमैन ने? लॉज तो पढ़े हैं ना सबने, 9th में न्यूटन्स के पढ़े होंगे और बहुत सारे लॉ पढ़े हैं। तो क्या बोला था ब्लैकमैन ने? ये पढ़ लो, कुछ समझ नहीं आएगा, फिर ये जब पढ़ लिए तो अब फिर यहाँ देख लेना। देखो, सपोज देयर इज अ प्रोसेस नेमिंग, क्या नाम है इस प्रोसेस का? इस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। या फिर मैं इतना डिफिकल्ट नाम क्यों रख रही हूँ, मैं इजी नाम रख देती हूँ, रुक जाओ। देयर इज अ प्रोसेस जिसका नाम है ए। एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है? ए है। इस ए वाली प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स मैं आपको बताती हूँ। इस ए प्रोसेस को कौन कौन अफेक्ट करता है? इस ए को अफेक्ट करता है P, Q एंड R। कौन कौन अफेक्ट कर रहा है? तो ए इज अ प्रोसेस। ए क्या है? ए एक प्रोसेस है और इस ए नाम की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं तीन फैक्टर्स जिनका नाम है P, Q एंड R। अब आप बोलोगे मैम आप तो हमको ये बताओ, हमको नहीं तीन फैक्टर नहीं चाहिए,
आप हमको ये बताओ कि ए को सबसे ज्यादा कौन अफेक्ट करता है पी क्यू आर में से। जैसे वही है, आप तो चलो ये सब छोड़ो, ए इज योर मॉम एंड पी क्यू आर उनके 3 बच्चे, किसी की भी मॉम और उनके 3 बच्चे। अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि सबसे ज्यादा मम्मी को परेशान कौन करता है, या फिर ये भी छोड़ो, सबसे ज्यादा मम्मी प्यार किसको करती हैं, पी क्यू आर में से सबसे ज्यादा मम्मी प्यार किसे करती है। अब मम्मी से पूछोगे तो मम्मी क्या बोलेंगी, अरे हमारे लिए तो तीनों बच्चे बराबर हैं, हम तो तीनों को ही बराबर प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिल जानता है कि जो छोटा होता है उसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो छोटा होता है, उसकी उम्र कम होती है, तो इसलिए वो उसको थोड़ा ना समझ माना जाता है, तो इसीलिए उसको ज़्यादा प्यार मिलता है। जो बड़ा होता है, अरे भाई वो बड़ा है तो उसकी उम्र ज़्यादा होगी ही, ऑब्वियस ही बात है, तो इसीलिए तो चलो बेटा तुम तो समझदार हो गए, उसे हर बात पे समझा दिया जाता है। अब ब्लैक मैन ने ये नॉलेज को कैसे यूज़ करा कि कोई भी प्रोसेस में अगर मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रोसेस को मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ये प्रोसेस कौन से फैक्टर से अफेक्ट होगी, इसको कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा बताओ? मम्मी सबसे ज़्यादा प्यार किसको करेंगी, ये फैक्टर कौन डिसाइड करेगा? तो बच्चों के केस में वो फैक्टर होता है वीकनेस, कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन सा बच्चा है। और यहाँ इस प्रोसेस के केस में वो चीज़ है मिनिमल कंसंट्रेशन या मिनिमल वैल्यू। मिनिमल वैल्यू क्या चीज़ है? वो फैक्टर कौन सा है जो डिसाइड करेगा कि सबसे ज़्यादा प्रोसेस किससे अफेक्ट होगी? तो वो होगी पी क्यू आर की मिनिमल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मिनिमल वैल्यू फॉर पी जो है, पी की जो मिनिमल वैल्यू है वो है 10, क्यू की जो मिनिमल वैल्यू है वो है 25 एंड आर की जो मिनिमल वैल्यू है वो है 10, वो है कितनी? 15। कितनी है? 15। ओके, वो है 15। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि अभी क्या चल रहा है, अभी एट प्रेजेंट जो पी की वैल्यू है, एट प्रेजेंट पी की वैल्यू है 2, एट प्रेजेंट 2 की जो वैल्यू है वो है 20, क्यू की जो वैल्यू है वो है 20, और आर की एट प्रेजेंट जो वैल्यू है वो है 12, आर की जो एट प्रेजेंट वैल्यू है वो है 12। समझ में आ गई? ये उनकी मिनिमल, ये उनकी कमजोरी है, वीकनेस है, और ये जो है पी क्यू आर, ये क्या है भैया? ये मतलब आप मान लो कि अभी एट प्रेजेंट की क्या वैल्यू चल रही है। अगर मैं डिफरेंस पूछूं, डिफरेंस बताओ पी की मिनिमल वैल्यू में और पी की प्रेजेंट वैल्यू में, तो डिफरेंस कितना है? 10 - 2, डिफरेंस ऑफ 8, डिफरेंस ऑफ 8 यूनिट्स। अगर मैं क्यू में पूछूं तो डिफरेंस ऑफ 5 यूनिट्स, 25 - 20। एंड इफ आई टॉक अबाउट आर, तो आर में डिफरेंस 15 - 12 इज 3। तो मैं अगर पूछूं यहाँ सबसे मिनिमल वैल्यू के क्लोजेस्ट कौन है, इन तीनों फैक्टर में से कौन सा अपनी मिनिमल वैल्यू के सबसे नजदीक है? बताओ। आप बोलोगे मैम इट इज आर। आर अपने मिनिमल वैल्यू से, मिनिमम कंसंट्रेशन से सबसे पास में है, सबसे पास में है मिनिमल वैल्यू से। तो द फैक्टर विच विल अफेक्ट ए द मोस्ट, या जिसके अकॉर्डिंग पूरा ए वाला नाम का प्रोसेस चलेगा, वो फैक्टर हो जाएगा फैक्टर आर। दिस इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आई कहानी? एक बार फिर से समझते हैं। अगर कोई एक प्रोसेस है वो मल्टीपल फैक्टर्स से अफेक्ट हो रही है, मतलब कोई एक प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे, तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा या पूरी प्रोसेस किस फैक्टर के अकॉर्डिंग चलेगी? तो वो फैक्टर होगा जो अपनी मिनिमल वैल्यू के क्लोजेस्ट होगा, नियरेस्ट होगा टू इट्स मिनिमल वैल्यू। क्लियर? समझ में आ गई ये फालतू की कहानी? तो ये सिर्फ समझाने के लिए किया था, ऐसे नंबर्स में आपको लिखना नहीं है। लिखना ये है, क्या लिखना है वो हम आपको समझा देते हैं। इफ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, आप पढ़ो अब आएगा समझ। इफ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, तो मोर देन वन फैक्टर पी क्यू आर। बायोकेमिकल प्रोसेस कौन सी थी? ए थी। डिफरेंट फैक्टर्स क्या थे? पी, क्यू एंड आर, ये 3 डिफरेंट फैक्टर्स थे। इट्स रेट इज डिटरमाइंड बाय, अब जो ए का रेट है, ए किस रेट से होगा? इट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। तो कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करेगा उस प्रोसेस का रेट? द फैक्टर नियरेस्ट टू मिनिमल वैल्यू। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस
इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चा या सबसे ज़्यादा जो फैक्टर अफेक्ट करने वाला है, दैट इज द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। दिस लॉ इज नोन एज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इट वॉज गिवन बाय ब्लैकमैन। समझ आइए कहानी, चले आगे। तो एग्जाम्पल, अ प्लांट विद ग्रीन लीफ, ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 may not photosynthesize in a very low temperature. If optimal temperature is given, it will start photosynthesis. अब देखो क्या कंडीशन बोली उन्होंने, बोली एक प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसमें ग्रीन लीफ भी है, ऑप्टिमल लाइट भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए क्या क्या? सबसे पहले तो क्लोरोफिल चाहिए, है, ग्रीन लीफ बोल दी, सनलाइट चाहिए, है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। क्या एक चीज नहीं बोली उन्होंने? क्या नहीं है? बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या रह गया भाई? कुछ लाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्रीन लीफ हो गया। टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। तो भाई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बिकॉज टेम्परेचर भी अपनी ऑप्टिमल रेंज में होना चाहिए, सारी कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए। अब सब कुछ होने के बाद भी नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस, क्यों नहीं हुआ? बिकॉज टेम्परेचर लो था। जैसे ही ऑप्टिमल टेम्परेचर दोगे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो सब कुछ ठीक होने के साथ अगर कोई एक फैक्टर है जो नहीं है अप्रोप्रिएट, तो वो फैक्टर टोटली प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। दिस वाज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ओके, चलो नाउ लेट्स डिस्कस नंबर 1 एक्सटर्नल फैक्टर विच इज लाइट। सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं जो कि होगा लाइट। तो लाइट क्या होता है? लाइट अब कैसे अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस? 3 चीज़ों से, लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी एंड लाइट की ड्यूरेशन। इन 3 तरीकों से लाइट अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। सबसे पहले क्या चीज़ बोला मैंने? लाइट की क्वालिटी, दूसरा लाइट की इंटेंसिटी एंड तीसरा लाइट की ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितनी देर के लिए लाइट मिल रही है। तो ऑल दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस। 3, ठीक है, याद हो गए। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। अगर आप कम लाइट की इंटेंसिटी दे रहे हो, द ग्राफ, लुक एट द ग्राफ, दिस इज हेयर ऑन y एक्सिस वी हैव टेकन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस अभी कितना हो रहा है, एंड हेयर इट इज लाइट इंटेंसिटी। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जब आप लाइट की इंटेंसिटी को लो, एकदम यहाँ 0 थी, 0 और 0 से आप यहाँ पे बढ़ाना स्टार्ट करते हो लाइट की इंटेंसिटी को। लाइट की इंटेंसिटी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जैसे एंड सो ऑन। तो आप जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे अगर आप देखो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता चला जाता है। सो हेयर इट इज़ लीनियर रिलेशन। और लीनियर ग्राफ कब बनता है? फिजिक्स बहुत पढ़ते हैं ना बच्चों, चलिए बताइए। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लीनियर ग्राफ कब फॉर्म होता है? व्हेन द क्वांटिटी ऑन एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑन वाई। मतलब कि यहाँ पर एंड इन दिस ग्राफ अप टू पॉइंट बी क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या देखने को मिल रहा है हमें? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ठीक है, अब आपको यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालना है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन लाइट इंटेंसिटी एट लो लाइट इंटेंसिटीज। जब तक आप थोड़ी कम इंटेंसिटी की लाइट दे रहे हो, तब तक फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली डिपेंड करता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द इंटेंसिटी। लेकिन उसके बाद अगर आपको दिख रहा हो तो ग्राफ यहाँ से कांस्टेंट हो गया, अब नहीं बढ़ रहा। अब आप कितनी भी लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, द ग्राफ विल नॉट इंक्रीज फर्दर। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ग्राफ आगे और नहीं बढ़ रहा। एट सम पॉइंट आफ्टर बी द ग्राफ बिकम कांस्टेंट। तो अब हमें इससे क्या समझ में आया? हमें इससे ये समझ में आया, क्या समझ में आया हमें? एट हायर लाइट इंटेंसिटी द रेट डज नॉट फर्दर इंक्रीज बिकॉज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। अब अगर आपने और ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो अब फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं इंक्रीज होगा। बिकॉज क्यों नहीं इंक्रीज होगा? क्योंकि अब जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो वहां पे एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम करने लगेंगे। तो लाइट की इंटेंसिटी से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
बट लाइट की कैसी इंटेंसिटी होनी चाहिए, लो लाइट इंटेंसिटी। कैसी इंटेंसिटी, ये यहाँ पे जो मेंशन है, लो लाइट इंटेंसिटीज। हाई लाइट इंटेंसिटीज पे क्या होगा, इट विल नॉट बी डायरेक्टली डिपेंडेंट, क्योंकि दूसरे और जो फैक्टर्स हैं दे विल बिकम लिमिटिंग फैक्टर्स। Light saturation occurs at 10% of the full sunlight. Hence, except for plant in a shade or in dense forest, light is rarely a limiting factor in nature. तो भैया light का saturation आ जाता है 10% of the sunlight. 10 sunlight का जैसे ही 10% आता है, that is the maximum value of light needed. तो सनलाइट का सिर्फ 10% ही चाहिए होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। इसीलिए लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर जनरली नहीं बन पाती, because there is sufficient sunlight. Okay, high increase in incident light breaks down chlorophyll, it decreases photosynthesis. अब भाई आप बोलो नहीं हमें तो फोटोसिंथेसिस कराना है, बहुत ज़्यादा सनलाइट लगती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है लगती है, हम तो बहुत सारी सनलाइट दे देंगे। तो भैया बहुत सारी सनलाइट देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि काम खराब और हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा, बिकॉज ह्यूज या फिर लार्ज इंटेंसिटी या मोर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट विल डिस्ट्रॉय दिस क्लोरोफिल। वो इस क्लोरोफिल को तोड़ देगी, ब्रेक कर देगी, डैमेज कर देगी, और जैसे ये क्लोरोफिल टूटेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो लाइट की एक लिमिटिंग वैल्यू, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हमें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें चाहिए होती है, जिसपे हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। आफ्टर दैट स्पेसिफिक क्वांटिटी, लो लाइट इंटेंसिटी के बाद अगर आप हाई लाइट इंटेंसिटीज की बात करो, उसमें फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज दूसरे फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाएंगे। कितनी सनलाइट चाहिए होती है फॉर फोटोसिंथेसिस, कितना सैचुरेशन कितने पे आ जाता है, 10% ऑफ टोटल सनलाइट। सनलाइट का सिर्फ 10% चाहिए होता है, और अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दे भी दी हमने, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी उसकी इंटेंसिटी लाइट की, तो फिर क्या होगा, क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड फोटोसिंथेसिस विल अल्टीमेटली डिक्रीज। बढ़ेगा तो नहीं बट कम ज़रूर हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर डन, दैट वाज लाइट, दैट वाज सनलाइट। तो सनलाइट के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड फैक्टर विच इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। सेकंड फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब पता है ना आपको, नॉर्मल क्या, वही जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भैया फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो चाहिए क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अब अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, तो वो किस तरीके से अफेक्ट करेगी। अभी भी आपको यही लग रहा होगा कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हम जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देंगे उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। इट इज़ द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर मतलब कि लिमिटिंग फैक्टर कौन होते हैं, जो पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं, उसके अमाउंट को। तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर हेयर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। CO2 concentration is very low in the atmosphere। अब एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ इतना ही है। पढ़ते हैं ना ऐसे करके, एक अपन पाई ग्राफ पढ़ते हैं, उसमें मेजर जो होता है 78% वॉज कवर्ड बाय नाइट्रोजन, 21% वॉज, नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा, 21% वॉज कवर्ड बाय ऑक्सीजन, और फिर 1% जो ये बचता है जितना भी, उसमें 0.303% होती है CO2, हीलियम एंड ऑल द अदर गैसेज। पढ़ते हैं ना ऐसा वाला एटमॉस्फेयर का हम लोग ग्राफ। तो एटमॉस्फेयर में तो CO2 बहुत कम होता है। अब इंक्रीज अप टू 0.05% कॉज इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। बियॉन्ड दिस लेवल इट बिकम्स डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स। अब ये अगर बात हुई कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, हमें तो फोटोसिंथेसिस बढ़ाना था ना, तो हमने ये जो एटमॉस्फेयर में 0.03 से 0.04% प्रेजेंट है, 0.03 से 0.04% प्रेजेंट है। अब यहाँ पे उसको इंक्रीज कर दिया अप टू 0.05%। कितना इंक्रीज कर दिया है, 0.05% तक इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज्ड बाय 0.01%। तो क्या होगा, इनिशियली द फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज, अभी बढ़ेगा, बट बियॉन्ड दिस लेवल, अब अगर इस लेवल से ज़्यादा इंक्रीज किया, इट बिकम्स डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। बढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि अंधाधुंध बढ़ा दी कोई भी चीज़, एक लिमिट तक। अगर नॉर्मली एटमॉस्फेयर में 0.03 टू 0.04% प्रेजेंट है, आपको बढ़ाना भी है तो यू हैव टू इंक्रीज बाय 0.01%। अगर इससे ज़्यादा लेवल इंक्रीज किया गया कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो डैमेजिंग साबित होगा।
ठीक है। At low conditions, C3 and C4 plants do not respond to CO2 condition at low light condition। अगर लाइट भी कम है और आपने अगर CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, CO2 का अमाउंट बढ़ा दिया, लाइट की इंटेंसिटी आपने नहीं इंक्रीज करी लेकिन आपने CO2 की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो अभी तो C3 C4 प्लांट्स कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पे लाइट जो होगी वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी की, अब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा कर दी है, दे शो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हमें ये समझाना चाहा गया कि अगर आप CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो साथ में लाइट की इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। विदाउट इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन वोंट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ओके, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। C4 प्लांट शो सैचुरेशन एट अबाउट 360 MIL, मिलीमोल पर लीटर तक करके इसकी यूनिट होती है। तो CO2 की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो वो C4 प्लांट्स के लिए कितने पे सैचुरेशन दिखा देता है? एट 360 मिलीमोल पर लीटर, मिलीऑस्मोमोल पर लीटर। एंड अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें तो दे रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज CO2 concentration and saturation is seen only beyond 450 milliosmoliter. Thus, current availability of CO2 level is limiting to the C3 plants. क्या समझ में आया ये कहानी से? यही कहानी समझ में नहीं आती है और यही कहानी पूछी जाती है। लिमिटिंग का क्या मतलब होता है कि भाई दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, दिस इज द सैचुरेशन। मतलब सैचुरेशन से आप क्या समझते हो कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, अब इसके आगे हमसे नहीं सहा जाएगा। बोलते ना मेरा तो सैचुरेशन आ गया पढ़ते पढ़ते, सैचुरेशन आ गया पढ़ते पढ़ते इन द सेंस कि भाई बहुत पढ़ लिया, अब मैं नहीं पढ़ सकता या सकती। अगर हम C4 प्लांट्स के लिए बात करते हैं तो द सैचुरेशन इज एट अबाउट 360 मिलीऑस्मोलीटर। इससे ज़्यादा बढ़ाओ अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि उल्टा नुकसान और हो जाएगा। तो फॉर C4 प्लांट्स इट इज 360 मिलीऑस्मोलीटर, बट फॉर C3 प्लांट्स the CO2 concentration is saturation value is 450 milliosmoliter। C3 प्लांट्स के लिए सैचुरेशन कब आएगा? 450 मिलीऑस्मोलीटर पर आएगा। तो अगर हम CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C4 में इंक्रीज होगा कि C3 में इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली C3 में इंक्रीज होगा, बिकॉज C3 कैन टॉलरेट हाई CO2 कंसंट्रेशन, या फिर उसमें सैचुरेशन जो है वो हाई लेवल्स पर आता है, वो इतने लो लेवल पर, इतने कम लेवल पे नहीं आता। मतलब लो तो नहीं, बट एज कंपेयर टू C4 इतनी जल्दी C3 प्लांट्स में सैचुरेशन फॉर CO2 नहीं होता। Thus, current availability of CO2 level is limiting to C3 plant। तो अभी जो भी अमाउंट प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज ए लिमिटिंग एजेंट ओनली एंड ओनली फॉर C3 प्लांट्स। इट इज एक्टिंग एज लिमिटिंग एजेंट फॉर C3 प्लांट्स मेनली। वो C3 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग एजेंट है। क्यों? बिकॉज C3 प्लांट्स में जो सैचुरेशन होता है वो होता है एट 450 मिलीऑस्मोलीटर, और अगर हम C4 प्लांट्स की बात करते हैं तो इन दैट सैचुरेशन अकर एट 360 मिलीऑस्मोलीटर। क्लियर कहानी? समझ में आ गई पूरी बात? बढ़िया, चलो। सो हियर वी आर डन विद कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो हमने दो फैक्टर्स पढ़ लिए, सनलाइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ड्यू टू रिस्पॉन्स टू हायर CO2 कंसंट्रेशन, कुछ और बातें देख लो। ड्यू टू रिस्पॉन्स टू हायर CO2 कंसंट्रेशन C3 प्लांट शो इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस, जैसा कि अभी समझाया, एंड हायर प्रोडक्टिविटी। तो भैया वो ज़्यादा CO2 की कंसंट्रेशन को कंट्रोल सह सकते हैं, तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C3 प्लांट्स में हाई हो जाता है। द दिस फैक्ट इज यूजफुल फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप। और ये जो था ना C3 प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक थी कि इट कैन टॉलरेट हाई अमाउंट ऑफ CO2, तो हमने उसके इस एबिलिटी को यूज करा फॉर ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टोमेटोज, बेल पेपर एंड एटसेट्रा। दे आर ग्रोन इन CO2 enriched atmosphere that leads to higher yields। तो हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस आपको पता है ना क्या होता है? ऐसे रीजन जहाँ पे नॉर्मल क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाते, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्लास का बॉक्स बनाते हैं लाइक अ हाउस, उसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। बिकॉज एक बार CO2 आ गई तो वो बाहर नहीं जा पाती है सनलाइट के थ्रू, या फिर जो भी CO2 आई अब वो बाहर नहीं जा पाती है लाइट, तो वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो C3 प्लांट्स कैसे यूजफुल हैं भाई? बिकॉज दे हैव हाई, या फिर दे हैव द एबिलिटी
to control high concentration of carbon dioxide. Okay, respond to high CO2 oxide. Clear? Okay, चलो. Now temperature. Third factor is temperature. Temperature क्या है भाई? डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल. अब डार्क रिएक्शन जो होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? बहुत सारे एंजाइम्स. आपने देखा रुबिस्को, पेप्केज, ये सारे एंजाइम्स उन्हें कंट्रोल करते हैं. तो इसके लिए टेम्परेचर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यू नो द एंजाइम्स कम टेम्परेचर होगा तो कैसे रहते हैं? डीएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड. और हाई टेम्परेचर अगर देंगे एंजाइम्स को तो दे बिकम डीनेचर्ड. तो इसलिए एंजाइम्स को काम करने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है. इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन लाइट रिएक्शन इज वेरी लेस. तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि लाइट रिएक्शंस में एज सच टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता, लेकिन डार्क रिएक्शंस में टेम्परेचर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्यों होता है? बिकॉज डार्क रिएक्शंस डिपेंड करती हैं एंजाइम्स पे, एंड एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. The C4 plants respond to high temperature and show high rate of photosynthesis. तो ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था इन द टॉपिक C4 साइकिल, कि जो C4 प्लांट्स होते हैं they have the ability to withstand high temperature and thus they have high yields. Okay, so this is just about temperature. Last factor, it is water. Water stress close the stomata, hence reduce the CO2 availability. तो अब भाई वाटर कैसे अफेक्ट करता है? देखो, अगर वाटर का स्ट्रेस है, अगर पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे. क्यों क्लोज हो जाएंगे? क्योंकि वाटर को और लॉस नहीं होने दे सकते. और अगर स्टोमेटा क्लोज हुए तो CO2 का अमाउंट कम हो जाएगा. और अगर CO2 का अमाउंट कम हुआ तो क्या होगा? बताओ जल्दी से क्या होगा? तो सीधे सीधे फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा. Water stress also wilts leaf, thus reduce the surface area of the leaf and their metabolic activity. अब पानी की कमी से पहला तो स्टोमेटा बंद हो गए, तो इसलिए CO2 की कंसंट्रेशन कम हो गई. दूसरा चीज़ क्या होती है? देखा है आपने, पत्तियां मुरझाने लगती हैं. अगर नॉर्मल लीफ ऐसी है तो वो कर्ल हो जाती है, मुरझाने लगती है, उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है. तो अगर लीफ का सरफेस एरिया कम हो रहा है तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी और प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा. सारी पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अफेक्ट हो जाएगी. सो दिस इज हाउ वाटर अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Am I clear to you? So that is it for today. We have studied everything about the external factors affecting photosynthesis. So here we are done with this particular topic and the chapter. अगर पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट है तो भैया पूछ लीजिएगा, और नहीं तो फिर जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.